हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेंद्र यादव आप सभी का फिजिक्स 1-1 में स्वागत करता हूं। फिजिक्स की 100वीं कड़ी में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स की शुरुआत करेंगे। बेसिकली आज होगा इंट्रोडक्शन क्लास। आज हम इसका परिचय देखेंगे और परिचय में हम बेसिकली बात करेंगे फर्स्ट फिजिक्स की। और फर्स्ट फिजिक्स में एक्चुअल में हम क्या पढ़ने वाले हैं उस चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत ही अच्छा रिदम है फर्स्ट वाली फिजिक्स में। आइए हम शुरुआत करते हैं एक शब्द से इसकी। हमारे पास एक शब्द है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकत्व। क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकत्व। देखो, अब हमारे यहाँ क्या है कि जैसे ही इलेक्ट्रो शब्द आता है तो हमारे मन में ख्याल आता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन जैसी चीज़ों का, यानी कि आवेश। बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, आवेश के बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर? तो आवेश ऐसा हो सकता है, कभी भी किसी पॉइंट पर रेस्ट हो सकता है तो आवेश स्थिर अवस्था में रहेगा, या फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हो, या फिर एक्सेलरेट करता हो, त्वरित गति करता हो। तो आवेश की ये तीन कंडीशन है। तो इन तीन कंडीशन में आवेश जो एनसीईआरटी के चैप्टर हैं उनको क्या है, अलग अलग कर दिया गया है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है इसके तीन टुकड़े कर दिएंगे। जो पहला टुकड़ा बनाया गया है इसका, यहाँ से हम उठाएंगे। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब है, इलेक्ट्रो से बना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बनाया गया है। क्या बनाया गया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका पहला पार्ट ये है कि इससे बनाया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की। विद्युत की। ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरा वाला वर्ड है मैकेनिज्म, मैकेनिज्म को इसमें हम ले लिया गया है, मैकेनिज्म को इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स के अंतर्गत मैकेनिज्म को ले लिया गया है। डायनेमिक्स का मतलब होता है विद्युत गतिकी। और एक और हम चीज पढ़ेंगे, जो तीसरा पार्ट है इसका इसी में रहेगा। इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये बेसिकली हम ये तीन चीजें पढ़ेंगे। तो इसको इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के तीन टुकड़े कर दिए गए हैं। एक टुकड़े को बनाया गया है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक। दूसरे टुकड़े को क्या बनाया गया है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो मैकेनिज्म का ही पार्ट है। और तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी इसमें हम तरंग के बारे में करेंगे, पढ़ाई करेंगे। और यहीं से बेसिकली आपकी मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत होती है। ठीक है, तो हम एक को 1 by 1 बात करेंगे। हमारे पास पहला है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। देखो यहाँ पर क्या है कि स्थिर का क्या मतलब है, स्थिर मतलब होता है रुका हुआ। भाई कौन रुका हुआ? विद्युत की। और विद्युत की का हमारे यहाँ जो मतलब है वो है आवेश से है। किससे है? आवेश। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत की उसे कहेंगे जिसमें आवेश क्या हो, स्थिर अवस्था में रहेगा, उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी स्थिर विद्युत की कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ स्थिर का मतलब रुका हुआ, विद्युत की का मतलब आवेश। ठीक। अब यहाँ पे मजे की बात यह है कि स्थिर आवेश है तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है या करता है। तो याद रखना है कि जब भी स्थिर आवेश रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो हम बोलेंगे यहाँ स्थिर आवेश
वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये बात है हमारे यहाँ बेसिक। अब भाई ये एक और खास बात इसमें ये है कि अगर आवेश स्थिर अवस्था में है, अगर क्या है आवेश हमारा क्या है स्थिर अवस्था में है, तो वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ये मेन बात है आपकी ये, ठीक है। अब ये जो टुकड़ा किया गया है एनसीईआरटी का, जो टुकड़ा किया गया है एनसीईआरटी का, जो बेसिकली फर्स्ट फिजिक्स की बात हो रही है यहाँ पर, फिजिक्स फर्स्ट की बात हो रही है हमारे यहाँ। तो फर्स्ट में जो एनसीईआरटी के पहले और दूसरे चैप्टर हैं, फर्स्ट में एनसीईआरटी का जो पहला और दूसरा चैप्टर है, एनसीईआरटी ईआरटी जो चैप्टर है हमारा, उसको बांट दिया गया है। पहले चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, क्लियर। दूसरा जो चैप्टर है हमारे यहाँ वैद्युत आवेश, सॉरी वैद्युत विभव है, वैद्युत विभव तथा धारिता। ये इन दोनों चैप्टरों में आवेश क्या रहेगा स्थिर रहेगा, तब हम उसका अध्ययन करेंगे, क्लियर। अब आते हैं इस टाइप इधर। तो इसमें क्या है कि आवेश कैसा रहेगा, आवेश आपका गतिमान रहेगा। आवेश कैसा रहेगा गतिमान, आवेश कैसा रहेगा गतिमान रहेगा। कैसा रहेगा एक समान, कैसा एक समान। जब आवेश एक समान गति करेगा तो क्या होगा, जब आवेश एक समान गति करता है तो ये यानी कह सकते हो गतिमान आवेश, गतिमान आवेश दो चीज उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि अगर कोई आवेश एक समान चाल से गति कर रहा है तो वैद्युत क्षेत्र और ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को हम चैप्टर के दौरान डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि पहले वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र का मैं अभी इतना मतलब बताऊं, इसका प्रभाव जो है कि इसका मतलब है कि कहीं अगर वैद्युत क्षेत्र है तो ये मान के चलिए वहां पर आवेश है, कहीं आवेश है तो वहां पर क्या है वैद्युत क्षेत्र है, क्लियर। अब क्या है देखना, जो एनसीईआरटी के चैप्टर हैं, एनसीईआरटी के जो चैप्टर हैं वो हैं कौन कौन से जरा देखिए। पहले दो चैप्टर में तो क्या हुआ है आवेश रस्ट में है। तीसरा चैप्टर जो है एनसीईआरटी का उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा। और चौथा चैप्टर है हमारे यहाँ जिसमें हम पढ़ेंगे आवेश गतिमान रहेगा, गतिमान आवेश। इसका खुद का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, चुंबकत्व। ये आपका चौथा चैप्टर हो जाएगा। और पांचवा जो चैप्टर है वो है द्रव्य तथा चुंबकत्व। ये छठा चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया चैप्टर, बहुत जब पढ़ेंगे तो फील आएगी अच्छे से। सातवां चैप्टर है हमारे यहाँ प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। ये तीसरे चौथे पांचवें छठवें सातवें चैप्टर में आवेश कैसा रहेगा गतिमान रहेगा एक समान रूप से। तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है कि स्थिर आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा,
तो जवाब है हमारा वैद्युत क्षेत्र। गतिमान आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो जवाब है हमारा क्या है कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखते हैं तीसरे वाले में ये क्या है। तीसरे वाले में है कि यहां पर आवेश कैसा रहेगा, यहां आवेश आपका रहेगा त्वरित आवेश। कौन सा आवेश रहेगा, त्वरित आवेश। अब जब आवेश क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा, तब कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये काम की बात है। तो यहां लिख सकते हैं कि त्वरित आवेश, त्वरित आवेश तीन चीजें उत्पन्न करता है। क्या, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और साथ ही साथ विकिरण यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों को भी उत्पन्न करता है, विकिरण उत्पन्न करता है। तो त्वरित आवेश क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और साथ ही साथ विकिरण भी उत्पन्न करता है। तो वो आवेश यानी बेसिकली हम फर्स्ट फिजिक्स में, अब अगर आप ध्यान से देखें तो हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, बेसिकली आवेश के ही बारे में फर्स्ट फिजिक्स पढ़ते रहेंगे। कभी आवेश रेस्ट पे रहेगा, कभी मोशन में रहेगा और कभी किस में रहेगा, एक्सेलरेशन में रहेगा। क्लियर। अब इसमें हम और क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक्स रेज, कुछ रेज के बारे में पढ़ेंगे, कुछ क्या पढ़ेंगे, रेज के बारे में। जैसे एक्सरे, भाई एक्सरे तो आपने करवाया होगा, क्या उसमें एक्सरे करवाते हैं तो क्या हमें रेज नज़र आती है, नहीं। भाई क्या होता है, एक्सरे क्या होता है, हड्डियों, जैसे हमें चोट लग गई, हड्डियों को पता लगाने में तो होता क्या है, जैसे डॉक्टर के पास गए आप, तो होता क्या है, वहाँ पे क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट होती है, वहाँ पे क्या होता है, डॉक्टर कहता है उस पर हाथ रख दो और हाथ रख टिकवाया रहेगा और पीछे से जाएगा कुछ गोल, ऊपर से गोल गोल कांच का कुछ मटेरियल लगा होता है, घुमाएगा और बोलेगा हटा लो। वहाँ से देखो रेज आई पर आपको दिखाई नहीं दी, तो हम लोग एक्सरे करवाते हैं, क्या उसमें रेज नज़र आती है, नहीं। तो हमें क्या होती है, किरण नज़र नहीं आती। हम लोग एक्सरे करवाते हैं जबकि उसमें किरण नज़र नहीं आती। ठीक है। एक्सरे, इसका नाम ही ऐसा है कि एक्सरे किसी को पता नहीं था क्या है, इनविजुअल थी, दिखाई नहीं देती, तो इसकी एक्सीडेंटल स्टोरी है, इसलिए इसका नाम पड़ा है एक्सरे। और भी ऐसी किरणें हैं जो नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन इसकी एक्सीडेंटल स्टोरी है, इसलिए इसको एक्सरे बोला जाता है। ठीक। और इसी चीज़ में हम क्या है, एक और चीज़ पढ़ते हैं। देखो यहाँ फील्ड क्या है, ये इस चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र, और ये होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड बी। ये होता है डायरेक्शन, क्या है, डायरेक्शन है। ठीक है। तो क्या, जैसे मान के चलें, इस तरह से अगर आप समझें इस चीज़ को, अगर मैं इस तरह से बताऊं तो देखो ध्यान से देखिए, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र, और ये क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र इस तरह से, चुंबकीय क्षेत्र इस तरह। मैं खुद कौन हूँ, लाइट हूँ, तो वेव्स चलती कैसी हैं, ये मेरे तरंग संचरण की दिशा है, तो वो वाइब्रेशन कैसे होता है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। क्लियर। इस तरह से क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। इन तरंगों के बीच में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलते हैं, कुछ इस तरह से, और ये ऐसे चलेगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर। जब ये चैप्टर खत्म होता रहेगा तब आप इन सब चीज़ों को पढ़ते रहेंगे, तब आपको लगेगा कि ये चीज़ सर ने तो पहले क्लास में ही बता दिया था, आज एंड में भी यही चल रहा है। ठीक है। आई होप मैं एक बार पूरा रिव्यू दे रहा हूँ 1 मिनट में। सिंपल सा है कि हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो वर्ड बनाया गया है उसको 3 पार्ट में बांट दिया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मैग्नेटिज्म का ही पार्ट है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये खुद का, ये अपने यहाँ 8वां चैप्टर है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है। लास्ट चैप्टर है फिजिक्स फर्स्ट का। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्थिर आवेश का अध्ययन करेंगे और स्थिर आवेश वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, गतिमान आवेश रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। एनसीईआरटी के चैप्टर मैंने लिख दिए हैं। फिर 8वें चैप्टर में यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग में आवेश कैसा रहेगा, त्वरित रहेगा। अत्वरित आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र प्लस विकिरण को भी उत्पन्न करता है। आई होप ये क्लियर।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, चैप्टर पे आएंगे। जो चैप्टर हमारे यहाँ है पहला, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, इसको हम मेट देते हैं। मिटता नहीं है सही से। चलिए, अब हमारे पास जो चैप्टर है फिजिक्स क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है, वो है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसको बोलते हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी वैद्युत क्षेत्र। हम इन सब के बारे में आराम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक बात यहीं आपको बता दूं, यहीं पर, कि ये कहीं कहीं पे हम वैद्युत लिख दे रहे हैं और कहीं कहीं पे विद्युत। ठीक है, इस विद्युत का मतलब होता है कि घरों की बिजली। क्या है? घरों की बिजली, मतलब जो घर में यूज की जाती है। और ये वाला जो यूज करते हैं आकाशीय बिजली, तो बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। तो आप वैद्युत लिखें या विद्युत लिखें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से देखें, हमारे यहाँ चैप्टर का है कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो सबसे पहले मैं इसी पे आ जाता हूँ कि क्या है वैद्युत आवेश क्या है, कि सबसे पहले आ जाता हूँ क्या वैद्युत आवेश क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे यहाँ है। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज पहले हेडिंग है, इसको बोलते हैं वैद्युत आवेश। देखो, वैद्युत आवेश पर आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वैद्युत के बारे में बता दूं। वैद्युत में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक क्या है? सिटी, यानी कि विद्युत की वह शाखा या भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम किसी इलेक्ट्रॉन या आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, विद्युत कहलाता है। और विद्युत क्या है? ऊर्जा का एक स्रोत है। से आकाश में जो बिजली चमकती है, फिजिक्स के जो ज़्यादा जानकार लोग हैं उसको क्या बोलते हैं? ये उजाला है, लाइट है। जबकि वो लाइट नहीं है, वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। वो क्या होता है? विद्युत होता है। इस बात को अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने इनकी एक काइट की कहानी है, उस कहानी में ये चीज़ को बताया गया है। तो मैं कभी आवेश के हिस्ट्री पर बात ज़रूर करूँगा, अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अभी तो हम देखें क्या है वैद्युत आवेश। तो वैद्युत में हम वैद्युत समझ गए कि यानी जिसमें आवेश यानी इलेक्ट्रॉन का अध्ययन करेंगे वो वैद्युत कहलाएगा। और वैद्युत क्या है? ऊर्जा का एक स्रोत है। हमको क्या पढ़ना है? वैद्युत आवेश। देखो, आवेश पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बचपन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूँ। हम लोग क्या करते थे बचपन में कि एक रॉड लेते थे या एक स्केल लेते थे, यूँ बाल में से रगड़ते थे, फ्रिक्शन करवाते थे, फिर फ्रिक्शन कराते थे, फिर कागज़ के टुकड़े को रख कर इसको लंबी सी चैन बनाते थे। तो उसमें जैसे ही मैं जो है पेन या स्केल को रगड़ता हूँ तो इसमें एक गुण आ जाता है, अपने से छोटी वस्तुओं को खींचने का एक गुण आ जाता है। उस गुण को पढ़ने में हम इंटरेस्टेड हैं कि ये गुण आया कैसे। जो वो गुण है इस भौतिक राशि के अंदर है, यानी ये भौतिक राशि यानी आवेश के अंदर स्थित है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये गुण कहाँ से आया, बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे अपन आगे। ठीक है, तो आवेश क्या है कि पदार्थ का एक मूलभूत गुण है। पदार्थ का क्या है? मूलभूत गुण है, जिसमें हम वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव
तथा इसका अनुभव करते हैं वो क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश। क्या कहलाएगा? वैद्युत आवेश। अभी देखो, जब मैंने पहले ही इसके पहले जो बताया उसमें क्या हो रहा था कि वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र ही उत्पन्न हो रहा था। इसका जो इफेक्ट है इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं, वही इफेक्ट क्या होता है? आपका आवेश होता है। ठीक है, लेकिन ये एक मूलभूत गुण है। जैसे क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान के में क्या होता है? द्रव्यमान किसी वस्तु का अंतर्निहित गुण है, वह गुण उसके अंदर पहले से विद्यमान है। तो वैसे आवेश में भी सिमिलर इसी तरह से होता है। तो सबसे पहले मैं आवेश की डेफिनेशन लिखता हूं। लिखेंगे आवेश पदार्थ का वह मार्कर गिरी जा रहा। आवेश पदार्थ का वह मूल भूत गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव तथा इनका अनुभव किया जाता है आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। आई होप यू क्लियर। ठीक है, तो आवेश का पदार्थ का वह मूलभूत गुण है जो उसमें पहले से ये गुण है कि वे अपने से छोटी वस्तुओं को आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित करेगा। समान आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षित करेगा, असमान आवेश रहेगा तो आकर्षित करेगा। इन सब चीज़ों को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसके कुछ और पॉइंट्स में। इसका पहला पॉइंट लेते हैं कि आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं। आवेश यानी इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से लिखते हैं, यानी दर्शाते हैं, कह सकते हो, प्रदर्शित करते हैं। ये आप चाहे कैपिटल क्यू लिखें या स्मॉल क्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक हो गया। दूसरी बात यह है कि आवेश, इसकी छोटी छोटी बातें हम इस वीडियो में पढ़ लेंगे। आवेश का मात्रक क्या है, या उससे पहले मैं पूछे आवेश कौन सी राशि है। यहाँ लिखेंगे आवेश एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। मतलब ये कि आवेश में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये क्या है? अदिश राशि है। इसको ये भी बोला जाता है, तीसरा पॉइंट, आवेश व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि है कैसे? मूलभूत गुण है लेकिन राशि में कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि। देखो, आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है कि आवेश होता है धारा गुणे समय, धारा गुणे समय। अगर मैं इसको क्यू से लिख रहा हूं, इसको आई से लिख रहा हूं, इसको टी से, तो इसका ये फार्मूला निकल के आया क्या? क्यू बराबर आई टी। ये क्या निकल के आया? क्यू बराबर आई टी। इसका क्या निकल गया? फार्मूला। अब यहां से देखें, ये क्या है? 7 मूल राशियां आपने पढ़ा है। क्या ये धारा मूल राशि है? क्या ये भी दो मूल राशि है? 2 मूल राशियां से बनकर एक तीसरी राशि बन रही है, तो क्या ये व्युत्पन्न राशि है कि नहीं है? तो भाई, व्युत्पन्न राशि की डेफिनेशन क्या है कि ऐसी राशियां या ऐसी भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से लिखी जाएंगी, उनको क्या बोलते हैं?
व्युत्पन्न राशियां, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, व्युत्पन्न राशि भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब यहां से मैं इसकी चौथी बात अगर मैं करूं, यहां पे चौथी बात इसकी, तो बीमीश सूत्र देख लेते हैं इसका, डायमेंशनल फार्मूला। हालांकि मैं इंग्लिश बहुत ज्यादा लिखता हूं, लेकिन यहां पर मैं इंग्लिश थोड़ा कम लिख रहा हूं, ठीक है। बीमीश सूत्र क्या होगा, हमें फार्मूला पता है क्या, Q बराबर आई टी, है ना। तो Q बराबर आई टी, तो धारा को किससे लिखते हैं, A से, समय को किससे लिखते हैं, T से। तो इसकी बीमीश सूत्र क्या हो जाएगा, बीमीश सूत्र क्या हो जाएगा, Q बराबर ए टी। Q बराबर ए टी का मतलब इसका बीमीश सूत्र क्या है, ए टी। ठीक। अब मैं इसके एक और पॉइंट पे बात करूंगा, पांचवा पॉइंट इसका काम का पॉइंट है, यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज, देखो छोटी छोटी बातें हैं और ये बातें बहुत महत्वपूर्ण भी हो सकती हैं। आवेश का मात्रक, ये काम की चीज है, इसमें कई सारे मात्रक बताएंगे। बेसिकली हमें जो मेन होगा वो भी बता दिया जाएगा, क्या है, आवेश का मात्रक। तो आवेश के कई सारे मात्रक होते हैं, बहुत बड़ा भी मात्रक है, छोटा भी मात्रक भी, सारे मात्रकों में एक तरफ से बता दे रहा हूं, ठीक है। तो पहला आवेश का मात्रक है, जो पहला है, मैं इससे #1 दे रहा हूं, हैशटैग ही बोल रहा हूं। पहला है, इससे Q बराबर क्या है, आई टी, फार्मूले से ही निकाल देता हूं। तो देखो यहां से I क्या है, I यानी धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर, अरे हाँ एम्पियर, और इसका मात्रक, और समय का क्या हो गया, हाइफन लगा देंगे, सेकंड। तो इसका एक मात्रक क्या निकल के आया, एम्पियर सेकंड। क्या हो गया, एम्पियर सेकंड। लेकिन इसका ये क्या कौन सा मात्रक है, MKS, MKS मात्रक है। कौन सा मात्रक है भैया, MKS। इसका एक मात्रक हो गया, ठीक। इसका दूसरा मात्रक है CGS मात्रक, CGS मात्रक होता है आपका स्टैट कूलाम। कौन सा कूलाम, स्टैट कूलाम, ये कूलाम। इसका CGS मात्रक क्या होता है, स्टैट कूलाम, ठीक। इसका एक और मात्रक होता है आवेश का, और मात्रक होता है इसका आवेश का, एक और मात्रक होता है आपके यहाँ, होता है SI मात्रक, SI मात्रक। कौन सा मात्रक, SI मात्रक। SI मात्रक होता है इसका कूलाम, क्या होता है, कूलाम, ठीक है, कूलाम होता है। स्पेलिंग इसकी ध्यान से देखिएगा, COULOMB, ये कूलाम। इसको कैपिटल C से लिखेंगे, इसका क्या है, SI मात्रक, यही इसका फेमस मात्रक है। जब भी यूज में लेंगे तो इसी को लेंगे, कूलाम। किसको लेंगे, इसी को लेंगे, कूलाम को ही लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, और इसके मात्रक हैं कि, अब कुछ और पॉइंट देखना, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक भी कई बार मतलब क्वेश्चन के तौर पे नहीं आएगा, लेकिन आपके दोस्त वगैरह जो भी हैं वो सब कभी कभी पूछ लेते हैं आपकी नॉलेज के लिए। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। क्या होता है, फैराडे। क्या होता है, फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे, ठीक। और आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, ये भी बात आती है कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होगा। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक, ये अगला बात है, अगली बात, सबसे छोटा मात्रक वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है, वैज्ञानिक ने ही इसको बताया है, फ्रैंकलिन, अमेरिकी वैज्ञानिक है, बहुत ही बढ़िया वैज्ञानिक थे भाई, फ्रैंकलिन। ये आवेश का क्या है, सबसे छोटा मात्रक बोला जाता है, ठीक। अब क्या है, यहां से देखिए कुछ और बातें हैं जो आपके दोस्त वगैरह पूछ लेते हैं कि एक फैराडे बराबर क्या होता है। एक फैराडे बराबर क्या होता है, 96,500 कूलाम। C फॉर क्या है, कूलाम। अब फिर किसी ने कहा कि एक कूलाम बराबर क्या होगा, तो आपको बता देना, एक कूलाम बराबर यानी एक C बराबर पूछा जाए
तो 3 गुणे 10 के घाते 9 स्टैट कूलम। कौन सा कूलम? स्टैट कूलम। अगर 1 कूलम बराबर पूछा जाए सीजीएस में, तो ये स्टैट कूलम जो एक और मात्रक है ESU, इसको बोलते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट है, स्थिर वैद्युत यूनिट है। स्थिर अवस्था में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें अगर पूछा जाए तो सीजीएस पद्धति में स्टैट कूलम जो मात्रक होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट है। अब 1 कूलम फिर से मैं लिख रहा हूँ, 1 कूलम फिर से पूछा जाए तो बोलेंगे 1/10 एब कूलम। ये एब कूलम क्या है? एब कूलम होता है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, यानी कि चुंबकीय अवस्था में ये मात्रक होता है। ठीक है, तो चुंबकीय अवस्था में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है, और स्थिर अवस्था में जो पढ़ेंगे, पहले जो पढ़ रहे हैं चैप्टर, इसमें ये होता है। ये आवेश से कुछ छोटे बड़े मात्रक थे। आई होप सब लोगों को ये बात क्लियर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज मैं छोटे छोटे पॉइंट, देखो यहाँ पे आवेश में क्या छोटे छोटे कई सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर किए हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकूंगा, और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, मूल आवेश क्या है, आवेशन की विधियां यानी आवेश को किस किस मेथड से फ्रिक्शन किया जाता है। क्लियर? तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।